इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हाइड्रोजन हैज डैश आइसोटोप्स। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 5। यानी हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? क्या इसके 4 आइसोटोप्स होते हैं, 6 आइसोटोप्स होते हैं, 3 आइसोटोप्स या फिर 5 आइसोटोप्स होते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स यानी प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम होते हैं। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी 3। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स। नेक्स्ट, ट्रिटियम हैज हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? यानी ट्रिटियम जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन डी 3। याद रखिए कि ट्रिटियम जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप है और इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास 2 होते हैं। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी 2। अकॉर्डिंग टू बोहर ईच ऑर्बिट हैज डैश एनर्जी। ऑप्शन ए फिक्स्ड, ऑप्शन बी वेरिएबल, ऑप्शन सी लार्ज एंड ऑप्शन डी मिनट। बोहर एटॉमिक थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स हमें ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस के गिर्द स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ्स में रिवॉल्व करते हैं, इन पाथ्स को ऑर्बिट, शेल्स या एनर्जी लेवल्स कहा जाता है। याद रखें कि हर एक ऑर्बिट की डेफिनेट या फिक्स एनर्जी होती है और जैसे ही इस ऑर्बिट का डिस्टेंस न्यूक्लियस से इंक्रीज होता जाता है तो इसकी एनर्जी भी इंक्रीज होती है। यही वजह है कि बोहर के मुताबिक हर एक ऑर्बिट की डेफिनेट या फिक्स्ड एनर्जी होती है। सो ऑप्शन ए हमारे पास फिक्स्ड करेक्ट आंसर है, यानी अकॉर्डिंग टू बोहर ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बोहर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डैश फ्रॉम द न्यूक्लियस। ऑप्शन ए साइज, ऑप्शन बी डिस्टेंस, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। यानी बोहर के मुताबिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियस से साइज पर, डिस्टेंस पर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर या इनमें से किसी पर भी नहीं। जैसे कि ऑलरेडी हम मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं कि हर एक ऑर्बिट की डेफिनेट एनर्जी होती है और जैसे ही इस ऑर्बिट का डिस्टेंस न्यूक्लियस से इंक्रीज होता जाता है सो इसकी एनर्जी भी इंक्रीज होती जाती है। सो यहाँ पर हमारे पास अकॉर्डिंग टू बोहर एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी ऑप्शन बी डिस्टेंस हमारे पास करेक्ट आंसर है। Next, if uranium has 92 protons, then it has dash number of neutrons. Option A 142, option B 134, option C 122 and option D none of these. अगर यूरेनियम जिसमें 92 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हमारे पास 142, 134, 122 या इनमें से कोई भी नहीं होगा। किसी भी एलिमेंट में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मास नंबर से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूरेनियम का एटॉमिक मास जो कि हमें गिवन है जो कि 234 है और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ये भी गिवन है। सो इसके जरिए हम इजीली टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को यूरेनियम में फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मास नंबर यूरेनियम का हमारे पास जो कि गिवन है वो है 234। इससे हम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये हमें गिवन है 92 प्रोटॉन्स। सो 234 माइनस 92 इक्वल होते हैं 142 के, यानी यूरेनियम में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास 142 हैं। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए 142 न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट, radioactive iodine 131 is used as a tracer in diagnosing dash problem. Option A ulcer, option B lungs, option C heart and option D thyroid. यानी यूरेनियम 131 को यूज किया जाता है ट्रेस करने के लिए इनमें से कौन सी प्रॉब्लम को? क्या अल्सर को ट्रेस किया जाता है इसके जरिए, लंग्स को, हर्ट को या फिर थायराइड को? सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी थायराइड। यानी radioactive iodine 131 is used as a tracer in diagnosing thyroid problem. Next question है, when an electron jumps from K shell to L shell, the electron's dash energy. Option A emits, option B donates, option C absorbs and option D none of these. यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन K शेल से जो कि फर्स्ट शेल होता है इससे एल शेल यानी सेकंड शेल में जंप करता है तो इसके रिजल्ट में क्या इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट करता है, डोनेट करता है, एब्जॉर्ब करता है या कुछ नहीं करता?
सो यहाँ पर K शेल जो कि लोअर शेल है और L शेल हायर शेल है, और यहाँ पर K शेल से L शेल की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, और ये तभी पॉसिबल है कि जब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया हो। सो when the electron jumps from K shell to L shell, the electron absorbs energy. So correct answer है हमारे पास ऑप्शन C, absorbs. Next question है, value of Planck constant is option A 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second, option B 5.52 into 10 raised to power 34 joule second, option C 9.011 into 10 raised to power minus 31 joule second, and option D 1.6011 into 10 raised to power 16 joule second. यानी गिवन ऑप्शंस में से हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट की कौन सी वैल्यू है? सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए 6.626 into 10 raised to power minus 34 joule second. नेक्स्ट है, electron present in a particular orbit does not dash energy. Option A absorbs, option B radiates, option C emits, and option D all of these. यानी इलेक्ट्रॉन जब तक एक मखसूस ऑर्बिट में रहता है तब तक क्या वो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता, रेडिएट नहीं करता, इमिट नहीं करता, या इनमें से कुछ नहीं करता? जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक ऑर्बिट की एक खास या फिक्स एनर्जी होती है, और याद रखें कि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन एक मखसूस या पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है तब तक ना ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और ना ही इमिट करता है। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज, यानी इलेक्ट्रॉन जब तक किसी मखसूस या पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा ना तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ना ही रेडिएट करेगा, ना ही इमिट करेगा। यही वजह है कि हमारे पास करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोहर MVR इज इक्वल टू ऑप्शन ए NH डिवाइडेड बाय 2V, ऑप्शन बी NH डिवाइडेड बाय 4π, ऑप्शन सी NH डिवाइडेड बाय 4V, एंड ऑप्शन डी NH डिवाइडेड बाय 2π। यानी बोहर के मुताबिक एंगुलर मोमेंटम MVR क्या इक्वल होता है हमारे पास NH डिवाइडेड बाय 2V के, या फिर NH डिवाइडेड बाय 4π के, या फिर NH डिवाइडेड बाय 4V के, या NH डिवाइडेड बाय 2π के। याद रखें कि मेन पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी में हमें यह बताया गया कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो कि इक्वल होता है MVR इज इक्वल टू NH डिवाइडेड बाय 2π के। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी NH डिवाइडेड बाय 2π। नेक्स्ट, F सबशेल कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8। यानी F सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने अकोमोडेट कर सकते हैं? क्या टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14, 12, 10 या 8 अकोमोडेट कर सकते हैं F सबशेल में? F सबशेल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए 14 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, स्क्रीन पर हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का ऑर्डर गिवन है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस सबशेल की एनर्जी कम होती है वो सबसे पहले फिल होता है। सो एनर्जी लेवल की बेसिस पर सबसे पहले 1s सबशेल फिल होता है, इसके बाद 2s, इसके बाद 2p, 3s, 3p, 4s, और 4s के बाद क्या हमारे पास 3d सबशेल फिल होगा, 4s सबशेल फिल होगा, 4p सबशेल, या फिर 5s सबशेल फिल होगा? सो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए 3D सबशेल हमारे पास फिल होगा 4s सबशेल के बाद। अब सवाल ये है कि हमारे पास 4s सबशेल पहले फिल हो रहा है जबकि 3D सबशेल बाद में फिल हो रहा है, वो क्यों? दर हकीकत 4s सबशेल की एनर्जी कम होती है, यही वजह है कि ये पहले फिल होता है, और 3D सबशेल इसके बाद फिल होता है क्योंकि इसकी एनर्जी 4s सबशेल से ज्यादा है। चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जी हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।